Hello students, in this video we will study about the mitochondria. आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। यहाँ पर हम सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। Mitochondria filamentous or globular in shape occurs in variable numbers from a few hundred to few thousand in different cells। जैसा कि बुक में लिखा हुआ है आपके कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है वो फिलामेंट या फिर ग्लोब्यूलर शेप का होता है। आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि एक माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो रॉड शेप का या फिलामेंट यानी तंतु रूप का होता है या ग्लोब्यूल शेप का होता है यानी कि गोलाकार शेप का होता है। ये किसी एक कोशिका में कई सौ से लेकर कई हज़ार तक की संख्या में पाया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस कोशिका को कितनी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जैसे कि जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं, स्केलेटल मसल्स होती हैं, उनमें पाए जाने वाली जो कोशिका है उसमें उपस्थित जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कई हज़ारों में पाई जाती है, क्योंकि मांसपेशियों को हमारे सबसे ज़्यादा जो है ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है हमारी कोशिका में रहकर जो है ऊर्जा का निर्माण करती है, इसलिए इसको हम पावर हाउस भी कहते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है दो परतों से मिलकर बनी होती है। एक इसकी बाहरी परत जो होती है उसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं और इसकी एक अंदर की परत होती है जिसको इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। जो बाहर की परत होती है बिल्कुल जो स्मूथ होती है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जो इनर लेयर होती है, इसकी जो आंतरिक परत होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है फोल्ड हुई रहती है, यानी कि उसमें वलय पाए जाते हैं, उसमें बहुत सारे फोल्ड पाए जाते हैं, जिस फोल्ड को हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। और उस जो इनर मेम्ब्रेन है उसके बीच में एक लिक्विड सबस्टेंस पाया जाता है, जेली लाइक लिक्विड सबस्टेंस, जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। उन एंजाइम के द्वारा जो है एक साइट्रिक एसिड साइकिल इवेंट होता है। ठीक है, साइट्रिक एसिड साइकिल इवेंट होता है जिसके अंतर्गत जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर आए हुए जितने भी भोज्य पदार्थ हैं, जैसे कि ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, उनको ऑक्सीकृत करता है, जिसको ऑक्सीकृत करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इस एंजाइम को उन सभी पोषक पदार्थों को ऑक्सीकृत करने के लिए उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जो है साइट्रिक एसिड साइकिल के अंतर्गत जो है इस भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और फिर वहाँ से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, यानी कि वो ऊर्जा जो है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के रूप में संचित होता है, जिस एटीपी का उपयोग जो है पूरी कोशिका के द्वारा किया जाता है। इस साइट्रिक एसिड के फलस्वरूप जब ऑक्सीकरण होता है तो तीन चीज़ें बनती हैं। एक तो मैंने अभी बताया एटीपी, दूसरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है और पानी भी बनता है। पानी को जो है इस माइटोकॉन्ड्रिया के बनने के बाद उस वाटर को साइटोप्लाज्म में भेजा जाता है और फिर जो है उस साइटोप्लाज्म से फिर वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा अतिरिक्त पानी को जो है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में भेज दिया जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको भी साइटोप्लाज्म में भेजकर फिर सेल मेम्ब्रेन से बाहर भेज दिया जाता है और उसको फिर जो है ब्लड कैपिलरीज के जरिए से लंग्स तक, और लंग्स से जो है जब हम निःश्वसन करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये कह सकते हैं कि ये शरीर में कोशिका में पाया जाने वाला एक ऐसा अंगक है जो कि सेल्यूलर रिस्पायरेशन के लिए जिम्मेदार होता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही सेल्यूलर रिस्पायरेशन की प्रक्रिया की जाती है, अर्थात इसके द्वारा कंज्यूम किया जाता है ऑक्सीजन को, और इसी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जो है क्या प्रोड्यूस किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। ये जो है कोशिका में पाया जाने वाला एक ऐसा अंग है जो कि ऊर्जा पैदा करता है एटीपी के रूप में।
तो इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। और इसमें एक ख़ास चीज़ और है, एक ख़ास बात और है कि इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इंडिपेंडेंट डीएनए भी पाया जाता है, इंडिपेंडेंट डीएनए पाया जाता है। तो ये जो है ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि हमारे कोशिका द्रव्य में रहकर स्वतः ही विभाजित हो जाता है, यानी कि इसको कोशिका के विभाजन की ज़रूरत नहीं पड़ती या कोशिका के विभाजन के पे डिपेंड ये नहीं रहता है, ये खुद में ही जो है अपने आप को डिवाइड कर सकता है सेल के अंदर ही। आइए कुछ और जानकारियाँ जो हिंदी बुक में लिखी हुई हैं उसको देखते हैं। साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया में विभिन्न आकारों के अनेक छोटी छोटी संरचनाएं अंडाकार या रॉड के समान चारों ओर बिखरी रहती है, इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। जीवित कोशिका में ये इधर उधर घूमते रहते हैं, इनकी संख्या तथा आकार में परिवर्तन होता रहता है और विभाजित हो जाते हैं। कभी कभी ये समूहों के रूप में एकत्रित रहते हैं तथा बिखरे बिखरे भी पाए जाते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि ये कोशिका के भीतर पचकर आए हुए भोजन का ऑक्सीकरण करके उनकी संग्रहित ऊर्जा को विमुक्त कर एटीपी में संग्रहित कर देता है, जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया, जिसमें कोशिका को विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा मिलती है। कोशिका का यही अंगक कोशिका श्वसन के लिए उत्तरदायित्व होता है। इसका प्रोटीन संश्लेषण और लिपिड चयापचय के साथ भी संबंध होता है। तो इतनी सारी चीज़ मैंने बताई है उसको फिर से मैं रिवाइज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये जो है दो परतों से मिलकर बना होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन खुद ब खुद जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फोल्ड हुई रहती है। ये देखिए यहाँ पर ये आपको फोल्ड या वलय दिखाई देंगे जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। उस क्रिस्टी के बीच में जेली लाइक सबस्टेंस पाया जाता है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। उस मैट्रिक्स में बहुत सारे एंजाइम रहते हैं जो साइट्रिक एसिड साइकिल को अंजाम देते हैं। इस साइकिल के अंतर्गत जो है ऑक्सीजन का कंज्यूम करके जो पोषक पदार्थ हैं अर्थात ग्लूकोज, प्रोटीन और फैट का ऑक्सीकरण किया जाता है, उनको बर्न किया जाता है, जिसके फलस्वरूप तीन चीज़ें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एटीपी। एटीपी का उपयोग जो है सेल कर लेता है ऊर्जा के रूप में, बाकी जो व्यर्थ पदार्थ हैं उसको सेल मेम्ब्रेन के द्वारा बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इट इज़ ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया।